मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं ANMCHO मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों एक और खास इंपॉर्टेंट बात है, आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन HTMK एकेडमी के नाम से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन नहीं मिल रही है तो इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये एकदम बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, आप यहां से बहुत सारे वीडियोज को देख सकते हैं और यहां से आप मॉडल टेस्ट पेपर के PDF या बुक्स के PDF नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते अपन क्वेश्चन की तरफ बात करें। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एग्जाम्पल ऑफ सिस्मोइड बोन। ठीक है, सिस्मोइड हड्डी कौन सी है, फीमर, होमरस, पटेला, क्लेविकल। तो यहां पर सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पे सही आंसर होगा पटेला। देखो जो सिस्मोइड बोन है ये वर्ड कहां से लिया हुआ है, ये अरबिक वर्ड है और इसका मतलब ये होता है कि जो बोन किससे, टेंडेन और प्लस लिगामेंट से गिरी रहती है, लिगामेंट से कवर रहती है, उसे क्या कहते हैं अपन, सिस्मोइड बोन कहते हैं, सिस्मोइड बोन कहते हैं। समझ में आ गया, टेंडेन और लिगामेंट से कवर रहती है उसे कहते हैं अपन सिस्मोइड बोन। तो यहां पर सही आंसर है वो है पटेला। ठीक है, जो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, पटेला रहेगा। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देता हूं आपको। जो फीमर बोन है ये बॉडी की सबसे बड़ी लॉन्ग बोन है। समझ में आ गया, बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन कौन है, फीमर है। क्लेविकल की बात करें तो क्लेविकल इसे हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसे अपन, ब्यूटी बोन के नाम से। ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कि ब्यूटी बोन कौन सी है, तो ब्यूटी बोन वो है क्लेविकल। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर इमेज में दिखा देता हूँ। देखो ये ऐसा है, ये स्कल हो गया और ये रिब्स हो गई, सॉरी ये क्या है, स्पाइन कोड हो गया और यहाँ से ऐसे रिब्स होती है, ऐसे रिब्स होती है। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे, ये से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तो ह्यूमरस होगी, ये जो बोन है कौन सी, ह्यूमरस है। और ये यहाँ पर क्या है, ये पेल्विस है और पेल्विस से ये यहाँ पर जाती है। ये बोन कौन सी है, ये जो पेल्विस से ये है ये फीमर है। कौन सी ये फीमर बोन है। और यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देगी, यहाँ पर नी केप भी कहते हैं इसे अपन। इसका एक और दूसरा नाम है वो है नी केप, ध्यान में रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसका दूसरा नाम है वो है नी केप बोन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा है रेस्पिरेटरी सेंटर फाउंड इन, श्वसन केंद्र पाया जाता है सेरिबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑम्ब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कहाँ पाया जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर, यहाँ पे सही आंसर है वो है मेडुला ऑम्ब्लांगेटा। जो मेडुला ऑम्ब्लांगेटा होता है वहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है। देखो मेडुला ऑम्ब्लांगेटा की बात करें अपन, मेडुला ऑम्ब्लांगेटा की बात करें, ऑम्ब्लांगेटा की बात करें अपन, तो ये जो है ये दो का सेंटर है, किसका है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी। ठीक है, ध्यान में, रेस्पिरेटरी दो का सेंटर है, किसका है, कार्डियक, और रेस्पिरेटरी का सेंटर है कौन, मेडुला ऑम्ब्लांगेटा। बात करें अपन यहाँ पर हाइपोथैलेमस किसको करता है, भूख प्यास, ठीक है, और सेक्स डिजायर को कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस, और तापमान को भी कंट्रोल करता है वो करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है इसका, सेरेबेलम जो बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है कौन करता है, सेरेबेलम, और सेरेब्रम क्या काम करता है, हमें रीजनिंग, थिंकिंग, ये सारी एक्टिविटी कौन करवाता है, सेरेब्रम। समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसे ब्रेन का डायग्राम होता है, ऐसे ब्रेन का मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐसे ब्रेन होता है, ठीक है, ऐसे ब्रेन होता है ऐसे। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, समझ में आया, ये वाला पोर्शन तो सेरेबेलम, क्या है, सेरेबेलम है। और ये यहाँ पर है कौन, मेडुला है, मेडुला ऑम्ब्लांगेटा, पोन्स और मेडुला ऑम्ब्लांगेटा है यहाँ पर, और ये है सेरेब्रम, क्या है, सेरेब्रम। ठीक है, ये है
ब्रह्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स इन ह्यूमन बींग, मानव में इंटरकोस्टल मसल्स की संख्या कितनी होती है? 12 पेयर्स, 10 पेयर्स, 11 पेयर्स, 7 पेयर्स। तो कितनी होती है? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे सही आंसर है वो है 11 पेयर। जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो 11 पेयर्स होती है। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पर होती है? जैसे आप ये देख रहे होंगे रिब्स होती है ऐसे, ठीक है, जो रिब्स होती है ऐसे रिब्स के बीच में होती है इंटरकोस्टल मसल्स। जो ये रिब्स है इनके बीच में होती है इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये टोटल कितनी होती है? तो ये होती है 11 पेयर्स। ठीक है, 11 पेयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइड आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाने के बाद में, यानी कि वैक्सीन लगाने के से किस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है? क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैक्सीन लगाने से किस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, पैसिव और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहाँ पे सही आंसर है वो है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। देखो क्या होता है, आपने जैसे मान लो ये बॉडी है, हम इसे, इस बॉडी के अंदर आपने क्या लगाया? वैक्सीन लगाया। क्या लगाया? वैक्सीन लगाया। तो ये बॉडी क्या है? यहाँ पर क्या बना रही है? एंटीबॉडी बना रही है। क्या बना रही है? एंटीबॉडी बना रही है। ठीक है, तो हमने क्या है, यहाँ पर हो गया आर्टिफिशियल तरीके से हमने क्या दिया इसको? वैक्सीन दिया। और बॉडी क्या एक्टिवली काम कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे अपन? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस किस जीवाणु की वजह से होता है? ट्रेप्टोनेमा पैलेडियम, नाइजीरिया गोनोरिया, क्लेमाइडिया, स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे सही आंसर है वो है ट्रेप्टोनेमा पैलेडियम। जो सिफिलिस होता है वो किसकी वजह से होता है? ट्रेप्टोनेमा पैलेडियम की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पे पूछा है विडाल टेस्ट इज यूज टू डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड बुखार, कुष्ठ रोग, एड्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है टाइफाइड। जो विडाल टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। अगर बात करें अपन यहाँ पर कुष्ठ रोग की, तो कुष्ठ रोग के लिए अपन क्या करते हैं? लेप्रेसी के लिए क्या करते हैं अपन? लेप्रोमिन टेस्ट। कौन सा? लेप्रोमिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं यहाँ पर? लेप्रोमिन टेस्ट करते हैं। और एड्स की बात करें तो एड्स के लिए 2 टेस्ट होता है, एक तो एलिजा होता है, ठीक है, दूसरा टेस्ट कौन सा होता है? दूसरा टेस्ट होता है वो होता है अपना वेस्टर्न ब्लॉट एसे, वेस्टर्न ब्लॉट एसे। ठीक है, ये टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा अपना, यहाँ पर क्या है? अपना सही आंसर है वो है टाइफाइड बुखार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है VDRL टेस्ट इज यूज्ड फॉर, VDRL परीक्षण किसके लिए किया जाता है? सिफिलिस, रूमेटिक फीवर, नाइजीरिया गोनोरिया, क्लेमाइडिया। तो किसके लिए किया जाता है VDRL टेस्ट? तो यहाँ पे सही आंसर है वो है सिफिलिस। जो सिफिलिस होता है उसके लिए टेस्ट किया जाता है कौन सा? VDRL। VDRL की फुल फॉर्म पता है ना? वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये VDRL टेस्ट किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है? सिफिलिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हेपेटाइटिस ए वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, हेपेटाइटिस ए वायरस किसके कारण फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड सिरिंज, फीको ओरल रूट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा फैलता है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है फीको ओरल रूट। जो हेपेटाइटिस ए है वो कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। इसे अपन यानी कि कौन से वाले से, फीकोल ओरल रूट से फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है अपना वो है सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच विटामिन इज गिवन विद एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ऑफ आइसोनियाजिड। एंटी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी आइसोनियाजिड दवाई के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग है वो आइसोनियाजिड के साथ में कौन सा विटामिन दिया जाता है, साइनेकोबालामिन, थियामिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडोक्सिन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है पायरिडोक्सिन। देखो पायरिडोक्सिन जो है वो विटामिन दिया जाता है, इसका नाम है, एक और नाम है वो है B6। क्यों, क्योंकि जो ये आइसोनियाजिड जो मेडिसिन है यह क्या करती है, पेरीफेरल न्यूराइटिस, ठीक है, क्या करती है, पेरीफेरल न्यूराइटिस करती है। न्यूराइटिस का मतलब जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसे ये वीक करती है। तो यहाँ पर जो दिया जाता है वो दिया जाता है पायरिडोक्सिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। मॉर्फिन दवा किसमें प्रतिबंधित है, एंजाइना, ब्रोंकियल अस्थमा, पेनक्रेटाइटिस, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। तो कौन सी स्थिति में मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ब्रोंकियल अस्थमा। जो ब्रोंकियल अस्थमा है उसके अंदर मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि जो मॉर्फिन क्या करती है, ये रेस्पायरेटरी सेंटर होता है उससे क्या करती है, रेस्पायरेटरी सेंटर को ये करती है डिप्रेस करती है, ठीक है। क्या करती है, रेस्पायरेटरी सेंटर को ये डिप्रेस करती है, इसलिए कौन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मॉर्फिन, ठीक है, किसमें, ब्रोंकियल अस्थमा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल अनेस्थीसिया इज, ठीक है, स्पाइनल अनेस्थीसिया का सबसे आम जटिलता है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है हाइपोटेंशन। जो स्पाइनल अनेस्थीसिया है उसकी सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी का कम हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, हृदय की भीतरी परत है, इपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है एंडोकार्डियम, ठीक है, हार्ट की इनर मोस्ट लेयर। तो जो आपको मैं बताता हूँ कि हार्ट जो होता है, हार्ट की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, हार्ट ऐसे रहता है पूरा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे हार्ट होता है, ठीक है, और हार्ट की जो इनर लेयर होती है, ठीक है, हार्ट की जो इनर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं अपन, उस हार्ट की जो इनर लेयर होती है उसे कहते हैं अपन एंडोकार्डियम। जैसे ये हार्ट है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे 3 लेयर्स होती है, हार्ट के अंदर ऐसे 3 लेयर होती है। ये तो होगी अपनी पेरिकार्डियम, ठीक है, ये तो होगी पेरिकार्डियम। दूसरी मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम होगी, मायोकार्डियम, और अंदर वाली लेयर है इसे कहते हैं अपन एंडोकार्डियम। क्या कहते हैं इसे अपन, एंडोकार्डियम। समझ में आ गया, ठीक है। ये बाहर वाली लेयर पेरिकार्डियम, दूसरी वाली मसल्स लेयर होती है इसे मायोकार्डियम, और इस नीचे वाली अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं अपन एंडोकार्डियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचरी रोग है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स। तो कौन सा यहाँ पर बात करें, यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है, यहाँ पे सही आंसर रहेगा अपना डायबिटीज मेलाइटस। देखो 2 प्रकार के होते हैं,
जो डिजीज होती है कौन सी होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है कम्युनिकेबल, ठीक है, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, एक डिजीज दूसरे मरीज के अंदर फैल जाती है, उससे कहते हैं अपन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, ये डिजीज एक मरीज से दूसरे मरीज के अंदर नहीं फैलती है, उससे कहते हैं अपन नॉन कम्युनिकेबल। तो देखो डायबिटीज मेलाइटस क्या है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती है, इसलिए हम यहाँ पर सही आंसर है वो अपना है पहला वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिप्टेंट। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है, ए बी ए बी ओ, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कौन सा सार्वभौमिक ग्राही है, ग्राही का मतलब यानी कि ग्रहण करने वाला, तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो है ए बी। देखो यहाँ पर बात करें पर यूनिवर्सल रिसिप्टेंट, यानी कि इसके अंदर इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर कोई सा भी रक्त चढ़ाया जा सकता है, इसके अंदर कोई सा भी रक्त चढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया जाए ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ठीक है, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए आपको तो यहाँ पर आएगा वो आएगा यहाँ पर ए बी पॉजिटिव। समझ में आ गया, कौन सा आएगा यहाँ पर ए बी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर अपना आएगा वो आएगा यहाँ पर ए बी, सही। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किस विटामिन की कमी की वजह से गर्भावस्था के दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन, थियामिन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है फोलिक एसिड। अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है तो जो बच्चा होता है, बच्चे का स्पाइनल जो कोड होता है, अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है तो जो बच्चे का स्पाइनल कोड है ये इसमें क्या हो जाती है, इसके अंदर डिफेक्ट हो जाते हैं, इसके अंदर क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है अपना, यहाँ पर सही आंसर है वो है फोलिक एसिड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन के निम्नलिखित सबसे सामान्य दुष्प्रभाव में से कौन सा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, निस्टेगमस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है अपना यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। देखो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ब्लीडिंग है ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है किसका, एस्प्रिन का। देखो एस्प्रिन जो है ये सैलिसाइलिक, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड से ये बनता है, किससे बनता है ये, एसिड से। जब ये एसिड से बनता है तो ये क्या करता है, जो स्टोमक होता है, ठीक है, स्टोमक होता है, उसके अंदर क्या करता है ये, उसकी जो स्टोमक होता है उसकी जो म्यूकस होती है उसको इरिटेट करता है और उसको इरोजन कर देता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल आर द नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेप्ट वन। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप सही ढंग से पढ़ें। सभी एथेरोस्क्लेरोसिस के बिना परिवर्तनशील कारक है एक को छोड़कर। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, ऑल आर द नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेप्ट वन, यानी कि इसके अंदर 3 तो नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर है और एक क्या है, मॉडिफिएबल फैक्टर है। तो कौन सा है यहाँ पर, हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक, एज, हेरिडिटरी, जेंडर्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पर सही आंसर है वो है पहला वाला। देखो हम क्या है, एज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, हेरिडिटी को मॉडिफाई नहीं कर सकते और जो जेंडर है उसे भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उच्च कोलेस्ट्रॉल के सेवन को हम मॉडिफाई
कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में यही पूछा था एक्सेप्ट 1, तो यहाँ पर वो है ए वाला सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द हार्मोन दैट इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज, प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है गर्भवती महिला को, ठीक है। वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन लगाया जाता है प्रसव के दौरान, तो वो है ऑक्सीटोसिन। देखो ऑक्सीटोसिन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, ये जो यूट्रस होता है, ये यूट्रस होता है, यूट्रस के ऊपर क्या करता है, ये यूट्रस के ऊपर काम करके इसके अंदर कराता है ये कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाता है इसके अंदर, ये कॉन्ट्रैक्शन, या हम इसे कहें तो संकुचन, ठीक है। क्या करवाता है, ये संकुचन करवाता है। जब इसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, यानी कि डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर लगाते हैं, वो लगाते हैं अपन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सही वाला बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, टोटल नंबर्स ऑफ डेज गेस्टेशन पीरियड इज, कुल दिनों की अवधि गर्भधारण की अवधि है, यानी कि गर्भधारण की टोटल अवधि कितनी होती है, ठीक है। 360, 280, 390, 240। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है 280। जो टोटल 280 डेज की क्या होती है, क्या होती है प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है 280 डेज या फिर 9 मंथ्स, ठीक है। 280 डेज या फिर 9 मंथ्स। तो सही आंसर अपना वो है 280 डेज। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है, एरप्शन ऑफ टीथ स्टार्टेड एट एज ऑफ द मंथ, ठीक है। महीने की उम्र में दांतों का आना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि कौन से महीने में बच्चों में दांतों का आना शुरू हो जाता है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है 6 मंथ, यानी कि जो 6 महीने की एज होती है उसमें दांतों का आना शुरू हो जाता है। कई बार आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन से दांत बच्चे के अंदर आते हैं। तो जो सबसे पहले जो दांत आते हैं बच्चे के अंदर वो आते हैं, कौन से आते हैं, लोअर इंसाइजर। क्या आते हैं, लोअर इंसाइजर। जो लोअर इंसाइजर दांत आते हैं सबसे पहले किसके अंदर, बच्चे के अंदर। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ इमेज, ठीक है। ऐसे जो बच्चे के जो मसूड़े में आते हैं वो नीचे के 2 दांत आते हैं, फिर इसके बाद में ऊपर के 2 दांत आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे लोअर इंसाइजर सबसे पहले आते हैं, फिर इसके बाद में अपर इंसाइजर आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, आप इसके ऊपर स्टार लगा लेना। विच ऑफ द कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, पारंपरिक गर्भ निरोधक में से कौन सा है, ठीक है। कंबाइन पिल, IUCD, कॉन्डोम, मिनी पिल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, कौन सा कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है कॉन्डोम। जो कॉन्डोम है ये एक तरह से कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, पारंपरिक गर्भ निरोधक का तरीका है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, एज पर द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑल बर्थ एंड डेथ शुड बी रजिस्टर विद इन पीरियड। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार सभी जन्म और मृत्यु की अवधि के भीतर पंजीकृत होना चाहिए। तो यहाँ पर सही का आंसर क्या है, 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 1 मंथ। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर है वो है 21 डेज, ठीक है। 21 दिनों के अंदर पंजीकरण हो जाना चाहिए। पहले 7 दिन था, फिर 14 दिन बढ़ाया, लेकिन अभी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 21 दिन के अंदर अंदर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण हो जाना चाहिए। तो अभी सही आंसर है वो अपना है 21 डेज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिशन आ गया, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन BCG वैक्सीन,
बीसीजी वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटिनियस, इंट्राथिकल। तो किस रूट से दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन को? तो बीसीजी वैक्सीन को दिया जाता है वो है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन को। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो बीसीजी वैक्सीन है उसकी डोज कितनी होती है? तो जन्म के समय इसकी डोज दी जाती है, वो दी जाती है 0.05 ml। अगर जन्म के समय नहीं लगा और हम इसे 1 महीने बाद लगा रहे हैं तो जिसकी डोज दी जाएगी इसकी डोज कितनी दी जाएगी? 0.1 ml। कितनी दी जाएगी? 0.1 ml। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से चीज़ पूछी जाती है, किसी बीसीजी वैक्सीन को किस में डाइल्यूट करते हैं? तो बीसीजी वैक्सीन को हम डाइल्यूट करते हैं वो किस में करते हैं? नॉर्मल सलाइन में। किस में करते हैं? नॉर्मल सलाइन में। समझ में आ गया? जो नॉर्मल सलाइन के अंदर इसको हम डाइल्यूट करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल का गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए STMK अकेडमी के नाम से। आपको लिंक भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।